अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इंडिया जो है पाकिस्तान को गाए बगाए जो है वो तंग करने की कोशिश करता है और LOC के ऊपर तो मुसलसल फायरिंग और शहरियों को टारगेट करने का सिलसिला तो जारी रहता है। ख़ासकर पिछले साल 5 अगस्त के बाद से जब से उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियाँ लाई, कश्मीर का जो स्टेटस था स्पेशल स्टेटस उसको तब्दील किया, उसके बाद से हम देखते हैं कि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। लेकिन कल जो वाक़या पेश आया UN के मिशन जो है पाकिस्तान और इंडिया के लिए, उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग करना, उनके ऊपर फायरिंग करना, ये एक नया वाक़या इंडिया की तरफ से हमने देखा है। और ये इश्ताल अंगेज़ी पहले तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी, अब पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। इंडिया जिस किस्म की हरकतें कर रहा है और रीजन के अंदर भी अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो GCC कंट्रीज़ तक अप्रोच कर रहा है। उनकी आर्मी के जो चीफ हैं उनका UAE और उसके बाद सऊदी अरेबिया का विज़िट है रिसेंटली, और बाकी जो GCC के ममालिक है वहाँ पे भी अब इनका विज़िट जो है और इंटरेक्शन इंडियंस जो है वो बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ हम देखते हैं कि पिछले चंद माह में जो ताल्लुकात हैं उसमें कुछ हमें सदमैवरी दिखाई दी है और कमी दिखाई दी है, और इंडिया जो है वो एक्टिव हो रहा है उन ममालिक के साथ जिनके साथ हमारा बड़ा एक दरीना ताल्लुक़ था। और कश्मीर के अंदर जो कुछ वो कर रहा है, इस सूरत हाल में अगर सऊदी अरेबिया और UAE का विज़िट अगर आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ करता है तो ये यकीनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल हमें दिखाई देती है इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली। इन तमाम इश्यूज़ के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, अफ़गानिस्तान पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन मिनिस्टर जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। कसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये UN मिशन के ऊपर फायरिंग का जो वाक़या है, ये इस रीजन के अंदर तो हमने पहले नहीं देखा था, क्या वजह है? नहीं, मेरा अपना ये ख्याल है कि बेसिकली हिंदुस्तान जो है, एक तो UN मिशन को वो चाहता है वह हो ही ना, क्योंकि उनको अपनी तरफ, हालांकि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में उनकी तरफ भी अभी UN मोगिब के बंदे बैठे हैं, उन मोगिब के, लेकिन उनको वो रसाई नहीं देता। हमारे लोग तो हमने रसाई दी हुई है और वो नहीं चाहता कि जाके ऑब्जर्व करें, क्योंकि उसके जितने झूठ है उनका पोल खुल जाता है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ पूछने वाली है वो एक, हिंदुस्तान जो इस किस्म की इर्रिस्पॉन्सिबल हरकतें कर रहा है, LOC के ऊपर फायरिंग कर रहा है, इसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल है अगर आप रीसेंट पास्ट में देखें तो मुझे तो वजह ये समझ आ रही है कि पै दर पै हिंदुस्तान को अंदरूनी मुश्किलात का सामना है। एक तो उनकी मईशत जो है उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। कोरोना वायरस का अगर आप अलहदा में फैक्टर देख लें तो दुनिया में जो 2-3 सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मुल्क है, अमेरिका, ब्राज़ील, हिंदुस्तान उनमें शामिल है। इस तरह मईशत के तौर पर जिनको सबसे बड़ा धक्का लगा है शायद दुनिया की बड़ी मईशतों में, वो इंडिया है। यानी पहले इतना बड़ा था -20 या 30, अब -10 हो गया। अब सुना यह है कि जो आखिरी उनका क्वार्टर है उसमें शायद 8 या 9 माइनस है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान जो पिछला साल गया है -0.4 था और अब लाइकली यह है कि प्लस में है। और इस जो मेजर इकोनॉमीज दुनिया की हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता प्लस में जा रही हैं। हालांकि टोटली तो माइनस है क्योंकि बहुत बड़ा धक्का लगा था, लेकिन उन्होंने रिकवर किया है। इंडिया का यह है कि वो जो 2 या 3 शायद क्वार्टर्स में मुसलसल नीचे जा रहा है। फिर आपने देखा जो फार्मर्स एजिटेशन है जिस पैमाने पे हो रही है, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। और अभी तक आपने एक और फैक्टर्स में देखें, अभी तक मुसलमानों को तो उन्होंने अपने खिलाफ कर ही दिया है। मैं आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग ऑफ कश्मीर, जिस किस्म के कवानीन लाया है, जो उनका रवैया है, जिस तरह मुसलमानों को लिंच किया गया है हिंदुस्तान में, मुबैना तौर पर बीफ ईटिंग या जो भी फैक्टर्स थे, अब लव जिहाद की नई इस्तिलाह है वगैरह वगैरह। अब उन्होंने सिखों को भी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा एक दफा अलहदा उनको अनॉय कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अपने अंदरूनी जो उसके चैलेंजेस हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए वो ये सारा कुछ करता है। लेकिन पिछले कई सालों में हमने देखा है कि वहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल तो नहीं थी, उसके बावजूद LOC के ऊपर कश्मीर के हवाले से कश्मीरियों के साथ जो कुछ वो करता रहा है
वो सबके सामने है। ये सर्जिकल स्ट्राइक की जो अभी फॉरेन मिनिस्टर हमारे ने यूएई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल जो बात की है, डू यू थिंक कि इंडिया जो है इस किस्म की हरकत कर सकता है? देखिए, मैं आपको आपने कहा ना कि अभी तो चलो ये फैक्टर्स हैं, लेकिन इंडिया तो काफी देर से एलओसी पे ये कर रहा है। जी हाँ, कर रहा है। उसकी वजह है कि आप अगर देख लें कि दोनों तरफ मुसलमान बसते हैं। ये बड़ी हार्टलेस किस्म की एक उनकी पॉलिसी है, एक किस्म की ब्लैकमेलिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि पाकिस्तान निस्बतन ज्यादा केयरफुल है। उसको पता है कि उसके मुसलमान भाई उधर भी हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं, जितने मर्जी बंदे शहीद हो जाए इस साइड पे। तो एक उनको एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट उनका एक रिएक्शन है, उनका एक रवैया है, जिसपे पाकिस्तान उस तरह रिटेलिएट तो करता है और उनकी चौकियों पे हमला करता है, लेकिन सिविलियंस को कभी पाकिस्तान ने उस तरह नहीं करता। अच्छा कसूरी साहब, सॉरी टू कट यू, मुझे ये बताइएगा कि यूएन मिशन की गाड़ी के ऊपर फायरिंग करने के बाद अब यूएन इस हवाले से क्या कर सकती है? या तो यह है कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, या ये है कि दे हैव टू टेक सम काइंड ऑफ एक्शन अगेंस्ट इंडिया, कोई डिप्लोमेटिक एक्शन ही ले लें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लेवल के ऊपर? देखिए, इसमें यह है कि डेफिनेटली उनको इस पे नोटिस लेना पड़ेगा, लेकिन ये भागने का तो मुझे नहीं लग रहा कि वो भाग जाएंगे वहां से, और हिंदुस्तान कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगा। मैं नहीं समझता कि यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर्स ग्रुप एक फायरिंग से गायब हो जाएगा वहां से। असल में जो इशू है, आपने यूएन का घड़ी घड़ी जिक्र किए जा रहे हैं, मैं इसको सेंट्रली देखना चाहता हूँ। मेरी आदत है कि जो मेन इशूज है बजाय इधर उधर की बातें किए जाए। आपका क्या ख्याल है कि कश्मीर ने यूएन के जरिए आजादी हासिल करनी है, अपने दिमाग से निकाल देंगे इसको? घड़ी घड़ी मत हर बंदा उस पर आ जाता है। देखें, पाकिस्तान का क्लेम है कश्मीर पे यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल पे। इंडिया का एक झूठा सच्चा जो क्लेम है वो है कि महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उसके हक में किया था, जिसको बड़े बड़े हिस्टोरियंस जो हैं उसको चैलेंज कर रहे हैं कि वो उसने किया भी नहीं। तो हमारा जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर रिलाय करना है, हमारा लीगल क्लेम जो कश्मीर पे बनता है, वो मैं मॉरल नहीं कर रहा। मॉरली तो ये कहा जा सकता है कि डिवीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जो है वो मजहब की बुनियाद पर हुई थी और कंटिन्यूअस टेरिटरी है कश्मीर। और लॉर्ड माउंटबेटन ने भी ये कहा था, जिनकी बहुत से हिंदुस्तान के ऊपर उनके एहसान है, लेकिन माउंटबेटन ने भी ये कहा था महाराजा को कि वहां के जो आफ्टर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और साइन के जो फैसला है फाइनली वो वहां के अवाम की मर्जी से किया जाएगा। तो असल में अगर कश्मीर में हल होना है वो कोई यूएन के जरिए नहीं होना। इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल। हमें पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक स्ट्रगल और उनके हक में करनी पड़ेगी, और कश्मीर कभी भारत उस तरह उसको हड़प नहीं कर सकता जिस तरह होता है ना, स्वॉलो कर जाए, क्योंकि कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी जो है जिस नहज पे पहुंच गई है, इंडिया क्या करेगा? पहले 6-7 लाख फौज उनके 6-7 लाख फौज थी, अब उन्होंने जो आर्टिकल 370 के बाद मजीद टेंस ऑफ थाउजेंड्स उन्होंने फौजी वहां भेज दी है, तो कितनी देर ये रखेगा? और को मोदी 200 साल के लिए तो नहीं आया। एक ग्राउंड रियलिटी होती है, ग्राउंड रियलिटी तो इंडियंस भी पहचानने लगे हैं और इंडिया के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस पहचान रहे हैं। कश्मीर को बंदूक के जरिए वो नहीं रख सकता। फिर जो वेस्ट में आजकल बड़ी एफर्ट है, अमेरिका की भी है कि इंडिया को उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहा है और चाइना को काउंटर किया जा रहा है, बावजूद इसके उनका मीडिया जिस तरह मोदी को परखचे उड़ा रहा है ह्यूमन राइट्स के ऊपर और ऊपर, वो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन उन गवर्नमेंट्स के लिए है जो सपोर्ट करती है इंडिया को। तो अगर आपका ख्याल है कि यूएन के जरिए कश्मीर आजादी हासिल करेगा, नहीं, मैं नहीं समझता कश्मीर हासिल करेगा आजादी। हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट जो कंटिन्यूअस है पाकिस्तान की, और सबसे बढ़कर ये कश्मीरियों की जो जद्दोजहद आजादी है, वो कभी इंडिया से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ग्राउंड रियलिटी इसकी इजाजत नहीं देती। एक नई नस्ल आ गई है जिसने सिवाय नफरत के हिंदुस्तान के देखा ही कुछ नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कसूरी साहब, मैं एक शॉर्ट ब्रेक ले लूँ। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। कसूरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि सऊदी अरेबिया के साथ पिछले चंद माह में हमारे ताल्लुकात तो कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। जो पैसा वैसा भी उन्होंने दिया था वापस ले रहे हैं बतदरीज हमसे। $2 बिलियन हमने वापस कर दी। ये इंडियन के आर्मी चीफ का जो विजिट है, इसकी कितनी अहमियत है और पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है, जबकि वही फौज उनकी कश्मीर के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है? मैंने किताब में भी लिखा, मैंने इसमें सोचा भी है। हमारा एक मसला है ईरानियों, अरबों और तुर्कों की तरफ, जो आपको समझने की जरूरत है। जिन वजूहात से हम उनसे प्यार करते हैं, उन्हीं वजूहात से वो एक दूसरे को नफरत करते हैं। हमारा हुजूर नबी करीम और खुलफाए राशिदीन और उसके बाद जो मुख्तलिफ आए उमय्यद और अब्बासी खलीफा, अरब, हमारा तो अरबों से ताल्लुक बड़ा क्लियर है। जो हमारे ताल्लुकात है ना अरबों के साथ, वो बुनियादी तौर पर बड़े मजबूत है। लेकिन डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेसी में वो देयर इज नो स्कोप फॉर अ बुल इन अ चाइना शॉप। हमसे कुछ गलतियां हुई हैं और मैं बिल्कुल बरबला इस बात को कहना चाहता हूं। हमारे फैसले ठीक थे। अगर मैं फॉरेन मिनिस्टर होता, मैं डिफरेंटली हैंडल करता। मैं सिर्फ इतनी, मैं मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, ये फैसला पहले हुआ था। ये जो हमारी पॉलिसी है, हमारी बेस्ट पॉलिसी है कि हम इनके इंटरफेयर ना करें, उस पर अपने हम फतवे ना दें। अब इन्होंने हमें कहा कि आप अपनी फौजें यमन में भेजें। अरे सऊदी अरब ने किसी वजह से हमारा झंडा भी वहां लगा दिया गया था। ये सेपरेट बहस है क्यों हमारा झंडा था। हमने फैसला ठीक किया कि हमने कहा हमने फौज नहीं भेजनी, दो मुसलमान मुल्कों में हम नहीं भेजेंगे फौज। और भाई ना फैसला करना एक बात है, कोठों पे चढ़ के नारे मारना हमारी वजह से हम न्यूट्रल हो गए हैं, फॉरेन पॉलिसी में ये नहीं होता। उन्होंने कहा अच्छा तुम न्यूट्रल हो तो ठीक है, फिर तुम न्यूट्रल हो जाओ। उन्होंने नरेंद्र मोदी को बुलाया, 50,000 का जलसा कराया दुबई में। इस तरह फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। आपने सही फैसला किया कि आपने फौजी नहीं भेजे, पर मुंह पे टेप लगाए। इंडिया के ताल्लुकात इसलिए भी बढ़ रहे हैं कि आजकल एक और फैक्टर आ गया है कि जो ट्रंप जो था, प्रेसिडेंट ट्रंप जा रहे हैं और नई एडमिनिस्ट्रेशन वहां आ रही है प्रेसिडेंट बाइडन की। तो उसके अंदर प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडन की, उनको डर है कि जो वाहिदे या जो सोच थी ट्रंप की या उनके दामाद जेनेट कुशनर की प्रो इजरायली, जिसमें अजीब और गरीब सिचुएशन डेवलप हुई है कि ईरान से, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग कहा था, नफरत ईरान से ज्यादा नफरत है, इजराइल से कम है। तो उनकी प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए होगी है कि वो समझते हैं कि ईरान अरबों के मामलात में दखल देता है। ये अरबों का दावा है। ईरान कहता है मैं इस्लामिक कॉजेस के लिए जा रहा हूं। यह इस बहस में मैं नहीं पढ़ रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद उनको डर लग रहा है कि सारी सिचुएशन बड़ी तेजी से वहां अनरेवल हो रही है, कि होगा क्या, गारंटी कौन करेगा इनको, क्योंकि जो प्रेसिडेंट बाइडन है उनके कोई पॉइंट ऑफ व्यू ढका छुपा नहीं, और उन्होंने को सऊदी अरब। अच्छा कसूरी साहब, मुझे फाइनली ये बता दीजिएगा कि अगर सऊदी अरेबिया या अरब्स को कहीं से थ्रेट होती है तो चलें, बाइडन आ गया, अमेरिकी फौज नहीं आएगी, तो इजरायली और इंडियन आके उनको बचाएंगे? नहीं, उनका पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप रहेगी और पाकिस्तान को चाहिए अपनी रिलेशनशिप रखे हमारे साथ। उनके तबूक में हमारा ब्रिगेड हुआ करता था। हमें सेंसिबली बिहेव करना है सारी सिचुएशन में। आगे हमने गलती की है नारे मार मार के। फॉरेन पॉलिसी में नारे नहीं मारे जाते। फॉरेन पॉलिसी आप अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। इसीलिए मेरी किताब में मैंने कहा था फॉरेन पॉलिसी इज नॉट अ स्कोप फॉर योर एस्पिरेशंस, क्या वह नारे मारे। आपको नेशनल इंटरेस्ट देखना पड़ता है, जो बड़ा कोल्ड हार्टेडली देखा जाता है नेशनल इंटरेस्ट। और इंडिया अपने 25 आर्मी चीफ वहां भेज दे, अगर हम अपने आप को सेंसिबली बिहेव करेंगे तो जो हमारे उनके साथ ताल्लुकात है। और सऊदी अरब की एक और पोजीशन है, यूएई की आबादी अपनी कम है, उनके 12% अपने 88% बाहर के लोग हैं। बाहर वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं कि इजराइल रिकॉग्नाइज होता है नहीं, पाकिस्तान से क्या ताल्लुकात है। 12% उनकी अपनी आबादी है यूएई की, जो उनको उन्होंने बहुत खुश रखा हुआ है क्योंकि बहुत मालदार है। सऊदी अरब की अपनी लोकल आबादी है। वहां एक एग्रीमेंट है बिटवीन दी इब्ने सऊद फैमिली, सऊद और ये जो अब्दुल वहाब, उनके जो फॉलोअर, उनके जो खानदान है, फॉलोअर्स हैं वहाबियों के साथ। वहां इतना आसान नहीं है कि सारे मुस्लिम सेंटिमेंट्स को परवाह ना करना। मुझे पता है क्राउन प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान है वो नाराज है इस बात पर, जो कि पिछली दफा हुआ था। मैं समझता हूं कि
हमें कुछ ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है कि पहले हमने यहाँ उनको कुछ कमिटमेंट की या नहीं की मुझे नहीं पता, उन्होंने अपना जहाज भेजा, फिर जहाज छोड़ के वापस आ गया, उसके बाद हमने कहा हम चले जाएंगे मलेशिया, फिर हम मलेशिया भी नहीं गए। देखें ये जो चीजें हैं बड़ी केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ ऑन द होल पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी कोशिश की है हैंडल सही करने की, लेकिन ये जो मैं ब्लेम दे रहा हूँ ये अपनी पॉलिटिकल कम्युनिटी को दे रहा हूँ कि हमने कोई परवाह नहीं की फॉरेन पॉलिसी की और नारे मारे, और जवाब में उन्होंने बुलाया मोदी को और मोदी को तमाम ऑनर्स दिए। ठीक है कसूरी साहब, इट वाज ग्रेट डिस्कशन, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है आपके साथ। प्रोग्राम में इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे कोरोना की जो सूरत हाल है मुल्क में और पूरी दुनिया में। यकीनी तौर पे इस वक्त सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है, ख़ासकर जो सर्द मौसम है इसकी वजह से भी, और वबा ख़ुद से जो उसकी सिचुएशन हमने पाकिस्तान के अंदर देखी है इस वक्त, जो सेकंड लहर है इसकी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बहुत ज़्यादा मरीज़ जो हैं डेली बेसिस के ऊपर उनमें इजाफ़ा हो रहा है, अमवात में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है, और उसका जो हल है वो तो अभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वैक्सीन के हवाले से अभी अमेरिका के अंदर तो वैक्सीन को देना शुरू कर दिया गया है लोगों को। पाकिस्तान में कब तक ये वैक्सीन आती है, पाकिस्तान में किस हद तक इफ़ेक्टिव होगी, कहाँ से हम दरामद करेंगे, ये फ़ैसला अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। इस हवाले से इन तमाम इश्यूज़ के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, फॉर्मर SAPM है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट थे आप हेल्थ के हवाले से। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फॉलो की हुई है, डू यू थिंक कि ये इफ़ेक्टिव है? ये स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी थी, जब आप भी इस डिपार्टमेंट को हेल्थ को हेड कर रहे थे, तो यही पॉलिसी जो है इसको फॉलो किया जा रहा था? गवर्नमेंट की ये पॉलिसी स्मार्ट लॉकडाउन की बिल्कुल ठीक है। गो के इसके साथ साथ स्मार्ट लॉकडाउन, ये कहना ज़रूरी है कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो ज़्यादा मौसर उस वक्त होता है कि साथ साथ आप अपनी टेस्टिंग भी बढ़ा सकें और उसे बढ़ाते चले जाएं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जितनी हमारी कैपेसिटी हमने बिल्ड की है उतने हम टेस्ट नहीं कर पा रहे, तो जिसकी वजह से स्मार्ट लॉकडाउन। उसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? इसकी बेशुमार वजूहात हैं जी। बहुत आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब पाकिस्तान ने इसको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया था तो पब्लिक सेक्टर में उस वक्त 3 या 4 लेबॉर्ट्रीज़ थी। हमने 142 लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं, 142। ये एक बहुत बड़ी एस्केलेशन है। पाकिस्तान ने बतदरीज अपने टेस्ट्स में भी इजाफा किया। पाकिस्तान इस वक्त अपनी जो कैपेसिटी है उसकी वो तकरीबन हमें जुलाई में बताया गया था कि 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट डेली अगर चाहें तो कर सकते हैं या करने मुमकिन है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस वक्त तकरीबन औसतन 40,000 टेस्ट तक पहुंच सकी है। तो इसमें प्रैक्टिकल मुश्किलात हैं। अभी जो सूरत हाल चल रही है इसमें ज़्यादा केसेस और फिर ज़्यादा अमवात देखने में नज़र आ रही हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? पहली बात तो ये जी कि सेकंड वेव जो है वो पूरी दुनिया में पहली वेव की निस्बत ज़्यादा मुहलक साबित हो रही है, केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने कहा कि पाकिस्तान में ज़्यादा अमवात देखने में आ रही हैं और ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये कहना गलत है कि पहले की निस्बत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं या ज़्यादा अमवात हो रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बतदरीज उनमें इजाफा हो रहा है, और ये भी दुरुस्त है कि अगर हम कहें कि पाकिस्तान में जो सेकंड वेव है उसकी अभी पीक हमने नहीं देखी। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पहली वेव की निस्बत दूसरी वेव में हम ये देख रहे हैं कि लोगों के अंदर उतनी सीरियसनेस या उतनी संजीदगी नहीं है जो हमने फर्स्ट वेव की। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था अर्ली दिस ईयर मार्च के बाद, और आप उस वक्त इस पोजीशन पर बैठे हुए थे, गवर्नमेंट में थे, मुझे ये बताइएगा कि उस वक्त कहा यह गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाएगी कि जो पैरामेडिकल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो ट्रीट जिन्होंने करना है पेशेंट्स को, उनका बचाव मुमकिन बनाया जा सके, इंश्योर किया जा सके। बट हम देखते हैं कि इस वेव के अंदर भी पेशावर,
मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर डॉक्टर्स की जो यानी विक्टिम भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी डेथ्स बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। तो क्या हमारे पास डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स का स्टाफ जो है उसको वो तमाम टेक्निकल इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं कर सके हम? और गाय बगाए हम जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वो लोग शिकायत भी करते हैं जी कि मास्क के अलावा तो हमें कुछ नहीं मिलता। फर्स्ट वेव के अंदर ये इशू था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और मैं भी जब ऑफिस में था और अब भी मैं समझता हूँ ये पॉलिसी में एक तसलसल है गवर्नमेंट की कि हमारे नज़दीक हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, वो लोग जो बराह रास्त कोविड के पेशेंट्स को डील करते हैं, सीरियस पेशेंट्स को, उनकी अपनी हिफाजत और उनकी अपनी फलाह जो है वो गवर्नमेंट की अव्वलीन तरजीहात में से थी और है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि फर्स्ट वेव के शुरुआत में ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा, बल्कि इस पर कुछ हंगामा राई भी हुई थी, डॉक्टर्स की तरफ से एहतजाज भी हुआ था कि उनको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट या मास्क, गॉगल्स, ग्लव्स, गाउन्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो उस वक्त NDMA की मदद के साथ हमने एक बड़ा इंतहाई फ़ाल और बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम डेवलप किया था जो अभी तक जारी है। तमाम ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स तक उनको बराह रास्त फेडरल गवर्नमेंट उनको पहुंचा रही थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो सप्लाईज थी उसके अलावा थी। वो सिस्टम अभी भी जारी है। इस वक्त सेकंड वेव में मैं ये समझता हूँ, हो सकता है आपके मुशाहिदात मुख्तलिफ हों, लेकिन सेकंड वेव में हमें डॉक्टर्स, नर्सेज की तरफ से सामान की फराहमी के हवाले से तो ज़्यादा शिकायत नहीं है क्योंकि वो सिस्टम चल रहा है। लेकिन जो आपका ये पॉइंट है कि वो विक्टिम हो रहे हैं, उनकी इन्फेक्शंस होती हैं, कुछ की अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हुई है, तो ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है जी। इसलिए कि ये फ्रंट लाइन में काम करते हैं तो इनका बीमार अपना होना जो है उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू जी। एक मिनट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इस सिलसिले में बड़ी ज़रूरी है जी, प्लीज़। कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स या हेल्थ प्रोफेशनल्स के अंदर जो इन्फेक्शन है उसका रेट जो है वो 3-4% है। यानी 3-4% वो हेल्थ प्रोफेशनल्स जो बराह रास्त कोविड के पेशेंट्स को डील करते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होती है। ये परसेंटेज जो है ये वेस्टर्न यूरोप के मुल्कों में, इटली में, स्पेन में ये 11% तक चली गई थी जी। तो ये भी मतलब हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा इसमें मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए, वो कि हमें इंतजामात साथ चाहिए। ठीक है, वैक्सीन कब तक आएगी? वैक्सीन जी पाकिस्तान में अप्रैल तक कुछ वैक्सीन हमें मिल जाएगी, हमें पूरी उम्मीद है। और अगेन वो जो पहले बात हो रही थी, हमारी पहली तरजीह चूँकि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, तो वो हेल्थ प्रोफेशनल्स जो बराह रास्त पेशेंट्स को देख रहे हैं उनके लिए पहली किस्त जो मिलेगी वैक्सीन की उनको लगाई जाएगी। और ये जो फाइजर वगैरह और दूसरी जो कंपनी अमेरिकन है वो इंपोर्ट नहीं की जा सकती, मतलब पाकिस्तान नहीं आ सकती जो उन्होंने वहाँ पे शुरू कर दिए सिलसिला? जी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट मेरी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 8 बड़े ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके साथ नेगोशिएशंस में है। वैक्सीन जितनी बनी, बड़ी कंपनीज ने जो अपना शो किया कि वो इतनी बनाएंगे, उनकी एडवांस परचेजिंग हो गई थी, जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उन्होंने कर ली थी। लेकिन इसके बावजूद जो आलमी इदारा सेहत है उसने भी तकरीबन 2 बिलियन डोजेज़ जो हैं वो हासिल किए हैं, जो कि उन्होंने तकरीबन जितने भी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने उनको रिक्वेस्ट की हुई है, तो 2 रूट से हमें वैक्सीन मिलने का इम्कान है, बल्कि मैं कहूँगा 3 रूट से। एक WHO की तरफ से, एक ये मैन्युफैक्चरर्स के साथ जो बायलैटरल नेगोशिएशंस हो रही हैं उसके नतीजे में, और जो चाइना पाकिस्तान में ट्रायल कर रहा है, अगर इंशाल्लाह वो उसने अपनी एफिकेसी शो की, तो चूँकि पाकिस्तान ने उस ट्रायल में हिस्सा लिया है, तो आमतौर पे जो जिन ममालिक के अंदर ये ट्रायल्स किए जाते हैं उनका ये हक समझा जाता है कि उनको प्रायोरिटी के ऊपर वैक्सीन फराहम की जाएगी। तो दुआ करनी चाहिए कि जो ये वैक्सीन है चाइना वाली, इसका ट्रायल कामयाब हो और हमें वहाँ से काफ़ी उम्मीद है कि बहुत वैक्सीन हमें मिल सकेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने चूँकि रिज़ाइन कर दिया था,
बट अभी आपका कोई मतलब हेल्थ वालों को कोई गाइडलाइन दे रहे हैं, आप कोई कंसल्टेंसी वगैरह कर रहे हैं? जी, मैं आलमी अदारा सेहत की जानिब से एडवाइज़र हूँ आजकल वर्ल्ड हेल्थ सॉरी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। तो उस हवाले से मेरी गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल गुफ्तगू चलती रहती है, और जहाँ कहीं समझा जाता है कि मैं कोई अपनी बात ऐड कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर मशवरा देता हूँ। ये जिन लोगों ने आप मतलब आप इतना अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे थे, FIA वगैरह ने भी आपके खिलाफ जो कार्रवाई के लिए कर रहे थे, वो सारा केस वेस भी बंद हो चुका है, जो जिस किस्म की स्टोरियां यहाँ पे अपोजिशन भी और मीडिया में भी आती रही। सो अब आप चूंकि फिर गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो आप कोई मुश्किल तो नहीं पेश आती, बिकॉज यू हैड सर्टन कंसर्न्स अबाउट द इलेक्टेड पीपल, और जो काबीना में आपके खिलाफ जिस किस्म की एक वो चलती रही, मुहिम चलती रही, कुछ इंडिया के हवाले से जो अद्वियात हमने इंपोर्ट की थी उस हवाले से भी आपको मुरद इल्ज़ाम ठहराते रहे। जी, इस सिलसिले में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक तो हमारा ज़मीर, हमारा दिल बिल्कुल साफ़ है, और FIA ने भी वो केस जो था वो अदम सबूत की बुनियाद पे उसको ख़त्म कर दिया। तो लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी मैं अब एज ए कंसल्टेंट चूँकि काम कर रहा हूँ, तो मेरा कोई बराह रास्त ताल्लुक है ही नहीं। इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड लोगों वाली बात तो वैसे ही ख़त्म हो गई, तो लिहाजा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है जी। बिल्कुल सही है। अद्वियात की कीमतों के हवाले से मतलब अभी भी फैसल साहब भी हैं, तो दवाइयों की कीमतें हमने देखा है कि उसमें इजाफा हुआ है, तो ये क्या बिल्कुल मतलब मजबूरी थी कि इनको बढ़ाए बगैर गुजारा नहीं किया जा सकता था? आपके दौर के अंदर भी अद्वियात की कीमतें बढ़ी, कियानी साहब के दौर के अंदर भी अद्वियात की कीमतें बढ़ी, जिसका इम्पैक्ट जो है वो जाहिर है कि बीमार हर शख्स हो रहा है, मालदार भी हो रहा है, गरीब भी हो रहा है, और गरीब तर भी हो रहा है। तो ये क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता था? देखें जी, बात यह है जो आमतौर पे लोग नहीं समझते इसको, यानी इस सिलसिले में ज़ाहिर है कंसर्न तो तमाम लोगों का होता है कि कीमत की दवाई बढ़ गई। कीमत की दवाई यूं ही नहीं बढ़ाई जाती। कीमत की दवाई 2018 में गवर्नमेंट्स की मंजूर शुदा पॉलिसी के तहत बढ़ाई जाती है, और अगर बाज़ अद्वियात जो ख़ास तौर पे ज़रूरी अद्वियात होती हैं उनकी कीमत को वक्तन फ़वक्तन ना बढ़ाया जाए, तो वो अदम मुनाफे की सूरत में जो कंपनीज हैं उनको बनाना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात मरीज़ों को पेश आती हैं। तो ये एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत ये सब कुछ होता है। ये ऐसा नहीं है कि फैसल साहब ने उसकी कीमतें बढ़ा दी या ज़फ़र मिर्ज़ा ने अपने तौर पे उनकी कीमतें बढ़ा दी थी। लोगों को समझना चाहिए, आप जर्नलिस्ट को भी उसको स्टडी करना चाहिए कि हमारी पॉलिसी है क्या 2018 की, किस फार्मूले के तहत किस दवाई की कब कीमत बढ़ानी होती है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि 50 रुपए वाली दवाई जो है वो 250-300 की अगर हो जाएगी, तो खासकर लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, तो लोग तो फिर परेशान जरूर होंगे ना डॉक्टर साहब। वो तो ये नहीं देखेंगे कि आपने किस फार्मूले के तहत बढ़ाई है, बट दे विल बी जस्ट लुकिंग एट देयर ओन पॉकेट एंड पर्स। जी, 50 रुपए वाली दवाई, 250 की कोई दवाई ऐसी मेरे इल्म में तो नहीं है कि जो हुई हो, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरी अद्वियात ज़रूर थी कि जिनको साल हर साल उनको इंक्रीज़ नहीं दी गई थी, लिहाजा वो बतदरीज मार्केट से गायब हो रही थी, और उसका नुकसान ज़्यादा था लोगों को उनकी अदम दस्तियाबी की सूरत में। लेकिन मसलन अगर 1 रुपये की दवाई अगर अब 5 रुपये की हो गई, तो उसकी परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो तो शायद आपको 200% लगे, लेकिन जो इन्फ्लेशन है, जो दूसरे फैक्टर्स हैं, उनको अगर आप मद्देनज़र रखें तो, और ये भी मद्देनज़र रखें कि अगर वो बिल्कुल गायब हो गई तो लोगों को उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो ये तमाम कंसिडरेशंस होती हैं जी, इनको मद्देनज़र रख के ये फैसले किए जाते हैं और पॉलिसी के तहत किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, आपने हमें टाइम दी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के, उनके स्पेशल असिस्टेंट थे हेल्थ के हवाले से। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।